आज ना हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ईएसआर दैट हैलोरीज प्रेफर टू अंडरगो ईएसआर रिएक्शंस इजीली। उसे स्टार्ट करने से पहले ये ईएसआर रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक 11th में ना 5 रिएक्शंस हम लोग इकट्ठे करते थे। पहले उन पांचों को रिवीजन में ले आए तो ये पांचों के पांचों ऑर्गेनिक में 12th क्लास में बार बार यूज में आएंगे। 11th क्लास में मुझे कोई बताएगा बेंजीन रिंग पे यहाँ पर प्लॉट्स है कि कौन सी रिएक्शंस को प्रेफर करते थे, ईएसआर या एनएसआर, है ना। ये यहाँ पे क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, एक अबव द प्लेन, एक क्या आ जाता था बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो दिस विल ऑलवेज प्रेफर टू अंडरगो ईएसआर रिएक्शन। पर इस मुझे क्या कहता करना सर, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है 3, क्लियर, तो इसको तो अंडरगो करनी चाहिए थी एडिशन। पर मैंने आपको बड़ी बार लॉजिक दिया, बताओगे वाई बेंजीन वाज प्रेफरिंग टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसे, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इन सिर्फ कार्बोनेट नहीं था एसोसिएटेड, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास बेंजीन का क्या था, यहाँ पे ये सर्कल का कंसेप्ट था। तो ये जीरो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डी लोकलाइजेशन ऑफ आवर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पर क्या था, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 6 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अगर ये 6 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा। तो बेंजीन डज नॉट वांट टू लूज दिस स्टेबिलिटी, दैट्स ऑलवेज अंडरगो कौन सी रिएक्शंस अंडरगो करता था, दिस ऑलवेज अंडरगो ईएसआर रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पेपर में बड़ा कॉमन रीजन आ जाता है व्हाई हैलोरीज प्रेफर टू अंडरगो ईएसआर रिएक्शंस। अब तो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इट वाज हैविंग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई हैलोरीज प्रेफर टू अंडरगो ईएसआर रिएक्शंस, क्लियर। इसके बेस पे ना 11th क्लास में याद है बेंजीन की हम लोगों ने ईएसआर रिएक्शंस 5 रिएक्शंस मेन किए थे। वो पांचों रिएक्शन हमारे ना इस 12th क्लास में भी रिवीजन में आ जाएंगे। अगर 11th का याद हो, पहला रिएक्शन मुझसे जब करते थे, फर्स्ट रिएक्शन हम लोग करते थे हैलोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग ने किया था हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हमारे पास क्या होता था, बेंजीन यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन विद Cl2, क्लोरीन के साथ किसकी प्रेजेंस विद रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 लेते थे। यहाँ पर हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन, क्लियर। देखो अगर मैं Cl2 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ, Cl और Cl क्या हुआ, ये H और Cl कंबाइन, H और Cl कंबाइन बेंजीन रिंग पे। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप क्या है, कौन सा आ गया, Cl आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया फर्स्ट हैलोजिनेशन। और किसी को अगर ध्यान हो, यही रिएक्शन मैंने 12th में भी रिपीट की थी हैलोरीन्स में। वहाँ पे एक और रिएक्शन लिखा था किसके साथ, विद आयोडीन। आयोडीन के साथ याद है हम लोग एक एक्स्ट्रा एसिड लेकर चलते थे, कौन सा, आयोडिक एसिड HiO3, जस्ट टू मेक आवर रिएक्शन मोर ईजियर। क्यों, क्योंकि HI क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl क्या था, एसिड वीक। तो ये रिएक्शन तो मुझसे कर रखा था एक बार। इसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन हम लोगों ने 11th में किया था, याद है मैं लॉजिक लेकर ना इसकी 5 रिएक्शन थी, 3 रिएक्शन पहले कंटे लिखता था, एक हैलोजिनेशन, सेकंड फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन और थर्ड फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। क्योंकि तीनों में कैटलिस्ट हमारा क्या आता था, कॉमन आता था। तो इस सेक्शन पे भी ना अभी वापस भी आएंगे, जस्ट इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये पहला रिएक्शन तो ये किया था। सेकंड हम लोग करते थे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडरक्राफ्ट, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन आता था, नेक्स्ट एल्काइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन में हमारे पास बेंजीन रिंग, यहाँ पर H को ऐसे दिखा दूँ, जब वर्ड आ रहा है कौन सा, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप के साथ। तो एल्काइल ग्रुप क्या था हमारे पास, सबसे कॉमन क्लोरोमीथेन Cl3Cl। इसमें भी यहाँ पर कैटलिस्ट क्या पकड़ रखा था मैंने, अगेन एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 क्या होगा, इधर से H और इधर से Cl, फिर HCl बाहर और साथ में प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेंजीन रिंग। इसके ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया, Cl3, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ टॉल्यूइन, टॉल्यूइन की फॉर्मेशन आ गई, 2 रिएक्शंस। इसके बाद थर्ड हम लोग यहाँ पे पकड़ते थे फ्रीडरक्राफ्ट, इसको FC कर दो इकट्ठा, फ्रीडरक्राफ्ट और यहाँ पर वर्ड क्या आ जाता था हमारे पास, एसाइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। जब फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन था, यहाँ पे भी याद है फिर रिएक्शन बेंजीन रिंग H
किसी को याद है एसाइल रिएजेंट कौन सा होता था? हाँ जी, Cl3। हाँ गुड, C डबल बॉन्ड O साथ में Cl। बस क्या होता था, ये Cl3 और Cl में एक पार्ट एक्स्ट्रा लेयर, कौन सा? Cl3 CO Cl, एसाइल हैलाइड। और ये बड़ी कॉमन आपको अभी भी 12th क्लास में, ये देखो कीटोन्स में फॉर्मेशन फिर इसे पकड़ेंगे, Cl3 CO Cl। यहाँ पे कैटलिस्ट अगेन सेम, दैट वाज एनहाइड्रस AlCl3। इस बार क्या बाहर जाएगा, इधर से H और इधर से बाहर क्या गया Cl, तो HCl तो था ही, साथ में सेकंड प्रोडक्ट वी गेट फॉर्मेशन ऑफ, अभी तुम लोग मत लिखना, एक स्टूडेंट यहाँ पर लिख दिया Cl3 CO Cl, क्लियर? ठीक है, ऐसे अगर लिखूँ यहाँ पर तो क्या हो गया, कार्बन की कोवलेंसी क्या होगी, 5 होगी, क्लियर? तो कार्बन के बॉन्ड क्या थे, 4। यहाँ पर कभी भी ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या था मेरे पास C डबल बॉन्ड O, साथ में क्या था Cl3। इसका नाम लिखा नहीं क्योंकि बड़ी बार कर रखा था, इसका तो लिख सकते थे वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोल, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोल। ये 3 रिएक्शंस हमारी पहली जनरल आ गई, और तीनों में सिमिलैरिटी क्या थी, तीनों में वी वर यूजिंग सेम कैटलिस्ट, एनहाइड्रस AlCl3। किसी बुक में AlCl3 नहीं होगा तो कौन सा यूज़ कर रखा है, फेरिक क्लोराइड। तो बेसिकली क्या यूज़ कर रहे थे, ल्यूइस एसिड्स, क्योंकि एसिड्स क्या थे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, विच वर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, दीज आर आवर बेसिक इन नेचर, क्लियर? तो यहाँ पर ये एनहाइड्रस ल्यूइस एसिड के बेस पे 3 रिएक्शंस आ गए थे। इन 3 रिएक्शंस के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर 4th रिएक्शन हमारे पास कौन सा आया था, याद है? नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में हमारे पास यहाँ पर फिर बेंजीन रिंग, इसको ट्रीट करते थे कंसंट्रेटेड HNO3। याद है? HNO3 को थोड़ा सा लॉजिक लेकर लिख दूँ, कंसंट्रेटेड HONO2 भी लिख सकता था, नाइट्रिक एसिड को HONO2। और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या यूज करते थे, याद है? हाँ जी, हाँ हाँ, अभी बोल भी रहा था हमें से कोई, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे सल्फ्यूरिक एसिड की एक ही प्रॉपर्टी याद थी, क्या करता था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसलिए मैंने नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिखा था। अब याद है मुझसे अभी नाइट्रस एसिड किया था, बुक्स में तो दे रखा होगा HNO2 करके, मैंने आपको कैसे लिखा था, HONO, क्योंकि HONO लिखकर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूट करने आसान, और तुम में से कोई प्रोड्यूट कराएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, है ना? तो ये क्या था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इधर से पकड़ो H, इधर से पकड़ो OH, वाटर बाहर, अगर वाटर बाहर तो साथ में क्या आ गया, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर ग्रुप कौन सा आ गया, NO2, नाइट्रोबेंजीन, साथ में वाटर की फॉर्मेशन आ गई प्लस वाटर, आ गया ये रिएक्शन। और एक इसके बाद लास्ट 5th रिएक्शन, ये हमारे पास क्या आता था, सल्फोनेशन। इसका एग्जांपल आपको जो बुक्स में लिखा मिलता था, बेंजीन रिंग। किसी बुक में यहाँ पर रिएक्शन किससे लिख रखा था, डायरेक्ट ओलियम, क्लियर? क्योंकि ओलियम में देखना, जब हम लोग 3 लोग करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। ओलियम का जनरल फॉर्मूला क्या था, H2S2O7, क्लियर? और ये जो ओलियम था ना, ये बेसिकली क्या था, कंसंट्रेटेड H2SO4 था। कंसंट्रेटेड H2SO4 मीन्स वाटर था, तो इसमें वाटर कंटेंट्स क्या थे, कम। तो अगर मैं इसमें वाटर भी ऐड कर दूँ, वाटर, तो हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास, 4, सल्फर कितने हो गए, ट्वाइस, ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। तो इसको अगर तोड़े तो H2SO4 ही नहीं बनेगा। इसलिए कई बुक्स जो आप NCERT की उठाओगे ना, उसमें शायद दे रखी है बेंजीन की रिएक्शन विद ओलियम दे दूँ, या आपको H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स दे दूँ। इसलिए मैं आपको 11th में कहता था, इस सेक्शन में H2SO4 ही अटैकिंग एजेंट था, H2SO4 ही रोल प्ले करता है किसका, कैटलिस्ट का। तो अगर कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है तो कंसंट्रेटेड यहाँ पर HOSO2 OH लिख सकता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड को लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने आगे ना आपको 11th में भी रिडॉक्स रिएक्शन, अगर किसी को ध्यान दो, मैंने इसका स्ट्रक्चर कराया था, S डबल बॉन्ड O, एक OH इधर आता था और एक OH इधर आता था, आते थे ये H2SO4। तो देखो मैंने किया क्या, OH S के साथ 2 ऑक्सीजन और एक और OH, ये H2SO4, यही मेरे पास कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा था, H2SO4 था क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट,
इधर से पकड़ा H, इधर से पकड़ा OH, अगेन वाटर आउट, वाटर बाहर, और इस बार मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या घूम गया, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर ग्रुप क्या अटैच हो गया, S। सारे ऑक्सीजन इकट्ठे कर दूँ अब तो, क्लियर। S साथ में क्या आ गया 3 और H, we get formation of benzene sulfonic acid, we get formation of benzene sulfonic एसिड। और देखना इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ना लास्ट चैप्टर में जाकर पकड़ेंगे अमाइंस, वहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू बेंजीन सल्फोनामाइड, क्लियर। तो वहाँ पे इसके नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे थोड़े से टिपिकल, वो वहाँ पे हमारे पास ना ये 5 बेसिक रिएक्शंस हैं जो अब भी हमारे इस चैप्टर में यूज में आएंगी। कौन कौन सी, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन और एक सल्फोरेशन। ये स्टूडेंट कहता करना सर जब 12th में आने की वहीं पे करते, यहाँ पर क्यों की, ये कंपटीशन में ना अब आपको इन रिएक्शन के मैकेनिज्म तो नहीं आएंगे, पर किसी को अगर ध्यान में हो जब 11th क्लास में इसके मैकेनिज्म करते थे, याद है हर रिएक्शन 3 स्टेप फॉलो करते थे, याद है किसी को पहले स्टेप में क्या होता था, थोड़ा सोचकर आंसर दोगे। बेंजीन पे कौन अटैक करेगा, Cl2 AlCl3 कौन, हाँ जी, ना Cl2 करता था ना AlCl3, क्यों, क्योंकि Cl2 पे तो क्या बैठे लोन पेयर, अगर लोन पेयर ये तो क्या था न्यूक्लियोफाइल था, हम लोग लिख कर क्या बैठे थे, बेंजीन प्रेफर्स टू अंडरगो ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या था, बेंजीन तो अपना लोन पेयर देगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो क्या बैठा था स्टेबल, तो AlCl3 को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, क्लोरीन दे सकता है, क्योंकि इसके बाद 3 लोन पेयर बैठे थे, अगर 3 लोन पेयर थे तो रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होता था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हर बार पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था। तो AlCl3 किससे कंबाइन करता था, Cl2 के साथ, तो यहाँ पर वी यूज टू गेट फॉर्मेशन ऑफ Cl2, किससे रेड करता था, AlCl3 से, वी यूज टू गेट फॉर्मेशन ऑफ AlCl4 नेगेटिव, और साथ में जनरेट क्या होता था, Cl प्लस, क्लोरोनियम आयन। तो ये अभी भी तुम्हारे कंपटीशन का आसान क्वेश्चन अगर आ रहा है, हम लोग इनके इंटरमीडिएट्स या आपको इलेक्ट्रोफाइल पूछते हैं टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट ले रहा था दैट वाज आवर क्लोरोनियम आयन। अब मेरे नेक्स्ट ऑनवर्ड तो तुम लोग ही बता दोगे, इस सेक्शन में AlCl3 के साथ कंबाइन किसने करना था, Cl ने। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो कौन सा, CH3 प्लस मीथाइल कैटायन आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे तुम लोग बताओगे कौन सा फिर जनरेट होगा, H और Cl, H और Cl बाहर, तो यहाँ पर मेरे पास जो जनरेट होगा वो हो जाएगा CH3 और CO प्लस, क्लियर। और इसको 11th में भी नाम लिखता था, दिस वाज नोन एज आवर एसिलियम आयन। ये तुम्हारे कंपटीशन में सबसे ज़्यादा यही केस आता है, एसिलियम आयन। या फिर ये देखो एक स्टूडेंट जो ध्यान से देख रहा है, ये कीटोन की फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो मेरा नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनोल, उसके बाद कौन सा आ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन। तो ये कीटोन बनाने का सबसे आसान मेथड था, और ये कीटोन भी क्या था, अनसिमेट्रिकल, एक तरफ एलिफेटिक पार्ट था, एक तरफ कौन सा था, एरोमेटिक पार्ट, तो इसका नाम क्या था, एसिटोफिनोल। ये CBSE में सबसे कॉमन कन्वर्जन आ रखी है, बेंजीन को कन्वर्ट करो एसिटोफिनोल या बेंजीन को कन्वर्ट करो इनटू बेंजोफिनोल। तो जब देखो बेंजोफिनोल कर दिया, यहाँ पर भी बेंजोफिनोल, बेसिकली बेंजीन रिंग आ जाएगी। तो मैंने किया क्या, यहाँ पे CH3 को किया बाहर, और यहाँ पर किसको अटैच कर दिया लाकर, बेंजीन रिंग को, क्लियर। ये 2 कन्वर्जन बड़ी कॉमन है, बेंजीन को एसिटोफिनोल या बेंजीन को कन्वर्ट करो इनटू बेंजोफिनोल। तो बेंजोफिनोल में क्या हुआ, दोनों तरफ मैंने कौन सा ग्रुप कर दिया थे, फिनाइल ग्रुप का, क्लियर। 3 रिएक्शंस के क्लियर हो गए, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, पहले में Cl प्लस, दूसरे में मेरे पास कौन सा आ गया, CH3 प्लस मिथाइल कैटायन, और तीसरी बार कौन सा आ गया, Cl को किया बाहर, CH3CO प्लस, वी गेट जनरेशन ऑफ एसिलियम आयन। अब ऐसे ही इस सेक्शन में क्या होगा, पहले नाइट्रिक एसिड और H2SO4 ऐड कर जाएंगे, ये दोनों ऐड करके ना मुझे यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल देते थे वो कौन सा देंगे, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। देखो इन चारों रिएक्शन को इसलिए लॉजिक लेकर मैंने एक ही लाइन में लिखा था, चारों में जो मेरे पास इंटरमीडिएट या इलेक्ट्रोफाइल आ रहे थे दीज वर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। और जब ये लास्ट सेक्शन में जाते थे, यहाँ पर H2SO4 से रिएक्ट कर गया था, तो यहाँ पर याद है मुझे फॉर्मेशन मिलता था ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये तुम्हारे कंपटीशन में सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, क्योंकि बाकी सब में इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ पे देखो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
एस 3 बॉन्ड बने 2 4 6, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो दिस वाज आल्सो सर्विंग एज आवर इलेक्ट्रोफाइल, बट दिस इलेक्ट्रोफाइल वाज न्यूट्रल इन नेचर। और तुम्हारे मेडिकल के एंट्रेंस में ना 2-3 बार मैंने पढ़ रखा है, उन्होंने सारे इलेक्ट्रोफाइल इकट्ठे घुमाकर मैचिंग पूछ रखी है कि मैच कर दो कौन सा फीडर का एल्काइलेशन के लिए, कौन सा एसाइलेशन के लिए और कौन सा नाइट्रेशन के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर SO3 आ जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फोनेशन के बेस पे। क्लियर? एटलीस्ट 5 बेसिक रिएक्शन और विजन में आई। देखो मेरे पास ये 5 रिएक्शन तो नहीं है इस चैप्टर में, हमारे पास इस बार रिएक्शन में क्या आ रहा है यहाँ पर, बस अगर मैं पहली रिएक्शन में देखो जस्ट एक लॉजिक रहता क्यों पकड़ा है, ये हेलोजिनेशन तो हम लोगों ने की थी बेंजीन। हमारे पास जो पहली रिएक्शन आएगी बेंजीन के तो नहीं, हमारे पास चैप्टर कौन सा था, हेलोरीज। तो हेलोरीज में क्या होगा, ये खत्म है ना, ये पार्ट खत्म, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा रिएजेंट आ जाएगा, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया, Cl। अब जब क्लोरीनेशन की एक छोड़ फिर मुझे कहता करना सर Cl और Cl बार करो, यही प्रोडक्ट ये बनता था। अब याद है जब ये Cl ग्रुप आ गया, मैंने आपके साथ प्लस आर और माइनस आर कंसेप्ट किए थे, प्लस आर और माइनस आर। तो Cl क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता था रिंग में, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो दैट मीन्स इस बार जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था Cl प्लस, दैट विल गेट अटैच एट ऑर्थो पोजिशन और एट पैरा पोजिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा था, इधर या पैरा पे। तो अगर ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव था तो ए स्टूडेंट ने तो मुझे कहा करना सर यहाँ पर कर दो Cl, ये प्रोडक्ट लिख दो। ए स्टूडेंट ने मुझे कहा करना सर यहाँ पर Cl और एक Cl करो यहाँ पर। क्लियर? तो तुम लोग बताओगे इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला या ऊपर वाला? क्यों है ना, ऊपर वाले दोनों ग्रुप क्या थे, दूर थे, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी क्या थी ज़्यादा। देखना सिर्फ पहले चैप्टर में ही है मेरे ऑर्थो और पैरा एसएच बनेंगे, पर नेक्स्ट चैप्टर फिनोल पे जाते ही क्या होगा, वहाँ पे ऑर्थो और पैरा में रीजनिंग चेंज हो जाएगी, वहाँ पे पैरा नहीं, वहाँ पे कौन स्टेबल हो जाएगा, ऑर्थो। और कई केसेस में क्या होगा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा नहीं, लास्ट चैप्टर जब जाएंगे अमाइंस पे तो वहाँ पे तो ऑर्थो और पैरा के साथ इवन मेटा इज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। इसलिए ना 5 रिएक्शंस की ना हमारे पास हेलोरिन्स में इंपॉर्टेंस नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये तो सारी पाँचों की पाँचों रिएक्शंस कर रखी है। क्लियर? तो अगर क्लोरोबेंजीन ले लेता तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ पैराडाइक्लोरोबेंजीन एज मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर जब ले लेता Cl लेता तो यहाँ पर देखो मेरे पास तो Cl तो रहेगा यहाँ पर, तो Cl3 पक्का इस पोजीशन पे चला जाएगा। है बताओ वो पांचों रिएक्शन लिखने की जरूरत, ये लिख दूँ एक बार बोर्ड पर फिर पांचों। क्लियर? नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी, एसाइलेशन। एसाइलेशन में भी H बार, यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, Cl। अगर Cl आ गया तो मैं इसको ना डिस्टर्ब करूँ, इसको रहने दूँ ऐसे ही। क्लियर? Cl यहाँ पे कर दूँ, कोई फर्क है, दोनों का मीनिंग तो सेम, दोनों है तो पैरा पे। ये सारी की पांचों रिएक्शंस क्या हो जाती है, रेपिटेशन आ जाती है, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। आज अभी नोट्स दूंगा ना उसमें ये सारी रिएक्शंस आपको इकट्ठी एक ही ऑर्डर में दे रखी है। अब बताओ पांचों की पांचों रिएक्शंस आई रिलीजन में कर सकते थे या लिख दूँ पांचों, मुझे तो कोई वो नहीं है ना, लिख देता हूँ क्योंकि मैं नहीं, बाद में फंस जाओगे। देखना आगे ना इवन बुक्स में भी आपको जहाँ पर हमें उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि कहीं पे पैरा स्टेबल है, कहीं पे ऑर्थो स्टेबल है, या कहीं पे मेटा भी मेजर बन जाएगा। हम लोग हर चैप्टर में ना आगे पांचों रिएक्शन रिवाइज भी करते हैं जहाँ पे इनके उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स, उनको डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। और पता क्या होगा, जब हम लोग लास्ट चैप्टर पे जाएंगे अमाइंस, मेरे अमाइंस का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपको हेलोजिनेशन देखो Cl के साथ करेंगे, ऐसे ही बेंजल्डिहाइड के साथ भी करेंगे। तो बेंजल्डिहाइड ग्रुप क्या गया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो क्लोरीनेशन या एल्यूमिनेशन Cl कहाँ पे ले आएगा, मेटा पोजीशन पे। क्लियर? तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ना लास्ट एमाइंस में जाता है सारी रिएक्शंस, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन, ये दो रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट थी, हेलोजिनेशन की और नाइट्रेशन, वो सारी एक जगह कंपाइल अप हो जाएंगी एमाइंस में, सारे उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स एक ही जगह मिलने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो अभी भी अगर किसी को था हेलोरिन्स do not prefer to undergo ESR or do not prefer to undergo NSR reactions easily, but prefer to undergo ESR reactions easily। तो पेपर में पहला कॉमन क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, यहाँ पर याद है बेंजीन रिंग। अभी भी अगर कोई आप ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढता था या
क्लियर। बेंजीन ऑलवेज प्रेफर्स टू अंडरगो कौन सी रिएक्शन थी, ESR, इसका लॉजिक था। अब तुम लोग बताओगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में क्यों आ रहे थे। एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में लाओ, एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर करो, किसकी बात मानो, क्यों। हाँ जी, तो डबल बॉन्ड तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तब भी आ जाएगा। चलो एक में तो देखो एक स्टूडेंट मुझे अब यहाँ पे तुम लोग देखो अब ना दूसरे ग्रुप में कई स्टूडेंट लगे आंसर दे रहे, तुम भी ऐसे सोचो। एक ना तुम में से क्या सोचा खन्ना सर ये कार्बन क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर ये sp2 था तो नेचर में क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऊपर से लोन पेयर को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। अगर इसने लोन पेयर को अट्रैक्ट किया तो मुझे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पक्का था, यहाँ पर जो फॉर्मेशन मिलेगा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने क्या किया, ना इसे डिस्टर्ब किया ना इसे डिस्टर्ब किया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। एक स्टूडेंट को ये नहीं जा रहा, उसने क्या पकड़ रखा दिमाग में कंसेप्ट, यहाँ पर कितने लोन पेयर थे, तीन में रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, इसलिए ये लोन पेयर कहाँ डोनेट हो गए, रिंग में आ गए कि नहीं। ये कहता मैं नहीं रखूँगा, इसने फेंक दिया रिंग में, तो रिंग में फ्लोरीन कार्बन ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या है नेचर में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहला रेजोनेटिंग बन गया। अब मुझे आगे भी ड्रॉ करना आ रहा, आज फिर एक बार ड्रॉ करा दो कि सारे स्ट्रक्चर कैसे करूँ आगे। हाँ जी, ये पेयर कहाँ पे जाएगा, इधर, ये पेयर इधर, इसके बेस पे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखो उन स्टूडेंट्स के लिए मेन कर रहा था जो पीछे लेक्चर छोड़कर बैठे थे, ताकि एक बार तुम्हारे सारे दिमाग में आ जाए कि स्ट्रक्चर घुमाते कैसे थे। क्लियर। जब ये किया तो इधर ये बॉन्ड इधर, अब नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे, और यहाँ पर मेरे पास Cl बन गया नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या किया, ये पेयर इधर और इस पेयर को ले गया इधर। अगर यहाँ पर ले गया तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और आखिर में ज्यादा वर्डिंग क्या बोलता था, बैक टू पवेलियन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया घुमा फिर आकर वापस ले जाने का लॉजिक क्या था, Cl क्या था नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेवर प्रेफर्स टू हैव पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज को प्रेफर नहीं किया, ये पेयर वापस और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी वापस आ गया पोजीशन पे, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, Cl आ गया ये, और कितने स्ट्रक्चर बन गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे क्या आ गया, फिफ्थ, बन गया 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अब इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ घुमाया है ना, एक बार ऑर्थो पे, यहाँ पर पैरा पे, यहाँ पे कहाँ पे आया, ऑर्थो पे, हर बार नेगेटिव चार्ज घूम रहा था ऑर्थो और पैरा। दैट्स व्हाई हैलोरीज प्रेफर टू अंडरगो ESR रिएक्शंस, कहाँ पर, एट ऑर्थो एंड एट पैरा पोजीशन। ये हर बार प्रेफर करेंगे एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर। अगर ये ऑर्थो और पैरा पे करेंगे, अब मिल गया मुझे लॉजिक, जब भी इनकी रिएक्शन करूँगा हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन या कौन सा एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हर बार नया ग्रुप ऑर्थो पे या पैरा पे अटैच होगा। अब तो लॉजिक मिल गया। ये तुम्हारे ना फाइनल पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है, कभी हैलोरीज का, कभी बेंजल्डिहाइड का, कभी बेंजोइक एसिड का, कि प्रेडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस दीज विल प्रेफर टू अंडरगो। ये तो पक्का बेंजीन रिंग और ये प्रेफर टू अंडरगो ESR। पर होगा क्या, कभी ऑर्थो और पैरा पे और कभी कहाँ पे प्रेफर करेगा, एट मेटा पोजीशन। बस ये डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं। अब बताओ एटलीस्ट लॉजिक्स तो मिले रिएक्शंस के ESR के, ये आज आपको नोट्स दूंगा ना, उसमें ये पांचों फिगर फिर रिपीट कर रखे। क्लियर। अगर ये यहाँ तक क्लियर है कर दो ना, हाँ जी कर दो, बना लिया। अगर ये बना लिए थे तो एक बार मुझे फिर पांचों रिएक्शंस करा दोगे रिवाइज। पहली रिएक्शन हमारे पास हैलोरीज की कौन सी आ गई, हैलोजिनेशन, फर्स्ट हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में यहाँ पर मेरे पास बेंजीन पे कौन सा ग्रुप था, Cl, क्या किया, क्लोरीनेशन लिख दूँ Cl को एक्सपैंड करके। अगर Cl को एक्सपैंड करके यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया था, एनहाइड्रस, साथ में क्या था, AlCl3। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए
इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट किया था बताओगे एक बार? Cl2 गुड Cl प्लस। तो Cl प्लस यहाँ पे जा सकता था ऑर्थो पे या कहाँ पे जा सकता था पैरा पे। तो यहाँ पर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स Cl और Cl या फिर Cl और Cl क्लियर। और इसमें दिस इज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। रीजन तो क्लियर हो गया क्यों मेजर था। और साथ में सेकंड प्रोडक्ट वी गेट फॉर्मेशन ऑफ आगे पहली रिएक्शन। इसके बाद सेकंड ये अभी भी आपकी ना सीबीएसई में बड़े कॉमन शॉर्ट नोट ही आएंगे अगर आए। तो नेक्स्ट कौन सा था फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सा रिएक्शन था नेक्स्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर एल्काइलेशन था फिर मैंने यहाँ पर पकड़ा Cl क्लोरोबेंजीन। इसके साथ रिएक्शन आ गया फिर Cl3 Cl क्लोरोमीथेन। कैटलिस्ट क्या यूज किया था अगेन एनहाइड्रस AlCl3। अब बनाओगे प्रोडक्ट्स। हाँ जी अब सिर्फ मेजर लिखता जाऊंगा अभी भी दोनों Cl और एक बार Cl3 यहाँ पर एक बार Cl और Cl3 कहाँ पे आ गया यहाँ पर। दिस इज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट क्लियर। दो रिएक्शंस। इसके बाद थर्ड कौन सा आ गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब क्लियर हुआ क्यों मैं ऐसे 11th क्लास में आपको सीक्वेंस लेकर चलता था ताकि तीनों में तुम लोगों को रट्टा ना लगाना पड़े। तीनों में कैटलिस्ट सेम आ रहा था और बाई प्रोडक्ट्स भी क्या आ रहे थे सेम। सिर्फ मेजर प्रोडक्ट मेरे चेंज होते जाते थे। और यहाँ से अगर मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखता क्या था मेरे पास अगेन क्लोरोबेंजीन। किसके साथ रिएक्शन किया फिर Cl3 C डबल बॉन्ड O और Cl क्लियर। यहाँ पर कैटलिस्ट हाँ जी कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। एक प्रोडक्ट तो मुझे पक्का है क्या मिलेगा HCl है ना। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन मुझे क्या मिलेगा ऊपर आ गया Cl और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। आगे पेपर में प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन क्लियर। और इसका नाम क्या आ गया पैरा क्लोरो एसिटोफिनोल क्लियर। ये क्लोरीन किस पोजीशन पे है पैरा पे एंड वी आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोल पैरा क्लोरो एसिटोफिनोल। अब कुछ क्लियर हुए प्रोडक्ट्स कैसे थे। हाँ जी सबको अगर ये तीन रिएक्शंस क्लियर है तीन। इसके बाद कौन सी रहेगी एक नाइट्रेशन और एक कौन सा रह गया सल्फोनेशन। तो फोर्थ रिएक्शन कौन सा था मेरे पास नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बेंजीन रिंग। कौन सा ग्रुप था Cl कंसंट्रेटेड HNO3। तो HNO3 को लिखूँ कंसंट्रेटेड HONO2 लिखकर। और कैटलिस्ट कौन सा यूज किया था कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या था डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में पक्का है एक तो आएगा वाटर बार और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मेजर आ गया Cl क्लियर। और इसका नाम आसानी आ गया पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पैरानाइट्रो साथ में क्या आ गया क्लोरोबेंजीन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन आ गया। अभी ना सिर्फ रिएक्शन लिख रहा था फिर इनके लॉजिक्स भी पकड़ेंगे जो कन्वर्जन्स के आएंगे। ये आ गया और एक लास्ट रिएक्शन जस्ट रिएक्शन को अगर खत्म करना था लास्ट में रिएक्शन कौन सा ये आ गया हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। आखिर में कौन सा था सल्फोनेशन क्लियर। तो अब सल्फोनेशन को चल लिखवाएगा प्रांजल सल्फोनेशन में ये स्ट्रक्चर तो मैं पहले लिख देता हूँ। ये तो आने ही आना क्लोरोबेंजीन आगे किससे करूँ है ना। चलो कंसंट्रेटेड HO2 और OH क्यों लिखा हुआ जैसे एक्सपेंडेड ताकि वाटर बाहर करना आसान हो जाए क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड इसका बेसिक क्या था यही अटैकिंग एजेंट है यही कैटलिस्ट था। दैट मींस एरो पे भी इस बार फिर मेरे पास यही आ गया सेम कंसंट्रेटेड H2SO4 क्लियर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट इधर से H और इधर से OH बाहर तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ Cl और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया SO2OH एज मेजर प्रोडक्ट। और साथ में क्लियर ये तो ना मैंने अभी सारी रिएक्शन आपको बोर्ड पे लिखी है जनरल टर्म्स में
जब सीबीएसई में शॉर्ट नोट आ रखा था, डिस्कस या गिव सुटेबल एग्जांपल ऑफ फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ हेलोरीज या ऑफ आवर फ्रीडक्राफ्ट एसेलेशन फॉर हेलोरीज, ऐसे रिएक्शंस आ गए। पेपर में ना इतना आसान क्वेश्चन आ गया फिर तो ठीक है, क्लियर। पर पेपर में इतने आसान आएंगे रेयर। आपको पता ये क्वेश्चन आएंगे कैसे? कोई स्टूडेंट ध्यान से देख लो, यहाँ पे Cl और कौन सा ग्रुप आ रहा है NO2। पेपर में सबसे कॉमन आपको ये कन्वर्जन्स आएगी। कन्वर्जन्स कैसे आ जाएगी? यहाँ पर आपको अगर एक पहला सिंपल सा कन्वर्जन पूछूं, मैंने आपको दिया बेंजीन रिंग, और आपको कह दिया मुझे प्रोडक्ट चाहिए फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मुझे चाहिए फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। जब ये चाहिए पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जब भी ऐसे कन्वर्जन है ना, पहले तो ध्यान दो मैंने बेंजीन पे लाकर ग्रुप से अटैच किए। अगर बेंजीन पे अटैच किए तो पक्का ESR रिएक्शंस के बेस पे है, क्योंकि बेंजीन तो हमेशा प्रेफर किसको करता था? ESR रिएक्शन को, तो ESR तो पक्का। अब यहाँ पे कौन कौन सी बेसिक रिएक्शन यूज में आ रही है? एक हेलोजिनेशन, दूसरी कौन सी यूज में आ रही है? नाइट्रेशन। दो रिएक्शंस आ गई, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। अब तुम में से ना एक ने मुझे क्या कहा, खन्ना सर पहले बेंजीन को करो नाइट्रेशन, क्लियर। तो अगर मैं बेंजीन की पहले देखो, अब जब जैसे नाइट्रेशन बोला तो मुझे 2-3 सेरेल आ रहे हैं, सर नाइट्रेशन पहले नहीं होगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, उनको एटलीस्ट लॉजिक क्लियर हो रहा था, क्योंकि ये दोनों ग्रुप कहाँ थे? एक दूसरे के पैरा। अगर दोनों ऑपोजिट भी दोनों एक दूसरे के पैरा पे थे, तो जब पहला ग्रुप जब आएगा और दूसरे को गवर्न करेगा उसकी पोजीशन। आपको 11th क्लास से कहता था, तुम स्टूडेंट नहीं करते जो पहले आ जाता है ना, तो दूसरे की पोजीशन गवर्न करता है। जब उसके साथ बैठना, तुम लोग कहते हो ना भाई ये नहीं, यहाँ तो अर्पित आगे बैठेगा तो कहीं और बाहर, है ना, तो तुम लोग दूसरे की पोजीशन चेंज करते हो। ऐसी रिएक्शन में था, जो ग्रुप इसमें पहले आ गया इट विल गो ऑन द पोजीशन ऑफ आवर सेकंड ग्रुप। तो देखो अगर मैं पहले नाइट्रेशन कर बैठता, अगर मैं नाइट्रेशन पहले करता तो यहाँ पे क्या था? कंसनट्रेटेड HNO3, और कैटलिस्ट क्या यूज़ किया था? कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया? फॉर्मेशन ऑफ कौन सा ग्रुप आ गया? NO2, क्लियर। अब अगर मैं इसकी करता हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या था? Cl2, और कैटलिस्ट क्या रखा था? NiAlCl3। मेरे जैसे स्टूडेंट ने क्या किया? नाइट्रो ग्रुप लिखकर उसने Cl दिखा दिया, या सर आपने यही तो दी कन्वर्जन, मैंने कन्वर्जन ये दी है, और तुम्हारा ये Cl यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जाते थे, ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पे चार्ज पॉजिटिव, तो ऐसे आ करके समझाता था। अब ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। अब मेरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा? एट मेटा पोजिशन। तो दैट मीन्स अगर ये करोगे तब तुम्हारा Cl इधर आएगा। इसलिए पेपर में ना रट्टे मत लगाओ, पहले हेलोजिनेशन फिर नाइट्रेशन, या पहले नाइट्रोजन फिर हेलोजिनेशन। पेपर में लॉजिक क्लियर रखो। तो ये आज जब असाइनमेंट डिस्कस करूँगा ना, मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फिर यहाँ पर मुझे नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्लियर। इसलिए पेपर में ना ऐसे वक्त कन्वर्जन्स के लॉजिक्स पकड़ो कि मैंने कौन सी रिएक्शन पहले करनी है, कौन सी रिएक्शन बाद में। कुछ लॉजिक्स क्लियर हुए तो एक और कन्वर्जन बता दोगे इस चैप्टर को एंड करने से पहले। तो मैंने सिंपल सी कन्वर्जन आपको क्या पूछ ली, फिर बेंजीन को कन्वर्ट करना है, क्लियर। इस बार आपको दे दिया पैराफ्लोरोटॉल्यूइन, पैराफ्लोरोटॉल्यूइन, मुझे तो फॉर्मूला भी नहीं लिखना आ रहा, पैराफ्लोरोटॉल्यूइन तुम लोग लिखवा दो। हाँ जी, पैराफ्लोरोटॉल्यूइन। तो पैराफ्लोरोटॉल्यूइन, पहले बेंजीन तो पक्का, टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन है तो CH3 पक्का। क्या बोला था? पैराक्लोरोटॉल्यूइन, पैराक्लोरोटॉल्यूइन, टॉल्यूइन आ गया तो Cl क्या आ गया यहाँ पर। तो अब मुझे कौन बताएगा? चल प्रेशो आप ही बता दो, इस बार कौन सी बेसिक रिएक्शन यूज में? हाँ, क्लोरीनेशन के बेस में क्लोरीनेशन बोल दूँ या हेलोजिनेशन? एक ये, दूसरी है ना, कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH3, एल्काइलेशन। दो बेसिक रिएक्शन आ गई। तो अब तुम लोग बताओ क्या करूँ, पहले क्लोरीनेशन करूँ या एल्काइलेशन, या दोनों में से कोई भी कर दूँ? क्यों? क्योंकि इस बार Cl और CH3 दोनों के दोनों क्या थे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं थे। इसलिए आपकी मर्जी, मेरी नहीं, आपकी मर्जी है कि तुम लोग जैसे मर्जी करो, चाहे पहले हेलोजिनेशन कर दो चाहे पहले एल्काइलेशन। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप क्या थे इस बार? पैरापेंटिंग थे, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है, जैसे मर्जी कर दो। तो एक में से आप में से किसी ने अभी मुझे क्या कहा था? पहले क्लोरीनेशन,
क्लोरीनेशन Cl2 और क्या था AlCl3। यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया बेंजीन पे Cl। अब इसकी कर दी मैंने आगे एल्काइलेशन Cl3 Cl, कैटलिस्ट क्या ले रखा था फिर AlCl3। तो इस बार प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऊपर आ गया Cl। अब पता है क्या हुआ, एक स्टूडेंट पेपर में यही रिएक्शन करके आया और आगे ना मेल पे डाल दिया खन्ना सर मैम ने 0 नंबर दिया, आपने सारी कन्वर्जन गलत कर दी। उसने क्या किया Cl2 के साथ यहाँ पे लिख दी लाइट, लाइट लिख दिया तो होगी ये रिएक्शन। ये याद है Cl2 और लाइट, Cl2 और लाइट रिएक्शन में पार्ट लेता है किसके साथ एल्केन के साथ। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब लाइट किया तो Cl2, ये तुम लोग 11th में याद करो मैंने रिएक्शन कराई थी दिस अंडरगोस एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे BSC मिल जाता था बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पे सारी जगह आके Cl ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी लाइट दे दी कि इसको फोर्स कर दिया अंडरगो कर एडिशन रिएक्शन। इसलिए हम लोग बेंजीन को कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड अगर क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कर दी, या अगर हाइड्रोजनेशन कर दूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तब मैं बेंजीन को कन्वर्ट कर सकता था इनटू साइक्लोहेक्सेन। तब साइक्लोहेक्सेन को एडिशन रिएक्शन में आ गई। जब मैं ESR अंडरगो कर रहा था तो ESR आर ऑलवेज अंडरगो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच वाज बेसिकली एसिड इन नेचर, जो नेचर में क्या था एसिड और जनरेट कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल्स को, जो रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। कौन सा ये याद है जब नाइट्रो ग्रुप था, ये ग्रुप क्या था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। याद है मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कराए थे, तो मुझे यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे याद है N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव और यहाँ पर क्या था पॉजिटिव। क्लियर? तो अब यदि मुझे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर बता रिंग से बाहर जाएंगे या अंदर, अगर बाहर जाएंगे तो याद है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर। तो याद है मैंने आपको शुरू से लॉजिक दिया था मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे घूमते हैं हर बार ऑर्थो और पैरा पे। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग ड्रॉ करूँगा मेरा पॉजिटिव चार्ज इधर भी आएगा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं। अगर इस पे आया नहीं तो फिर हाथ ऐसे कर लिए ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल जाता ही वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। तो दैट्स व्हाई here whenever nitro group comes first it will bring Cl at our meta position। ये था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच। क्लियर? ये हमेशा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किसका था जो पहला ग्रुप ऐड किया, तो पहला ग्रुप जो था तो दूसरे की पोजीशन हमेशा क्लोज करेगा। क्लियर? और इसके लिए आज घर जाके देखना मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल कहाँ पे लिखवाए थे +R और -R। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप पे चार्ज क्या था माइनस, तो नाइट्रो ग्रुप वाज अंडरगोइंग -R इफेक्ट और बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन्स दीज वर शोइंग अस +R इफेक्ट। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे थे रिंग में, फंक्शन ग्रुप पे चार्ज क्या जाता था पॉजिटिव। क्लियर? तो वो +R इफेक्ट था और ये नाइट्रो ग्रुप -R के बेस पे था। अब बताओ एटलीस्ट क्लियर हुआ? तो पेपर में किस्मत अच्छा है फिर तो शॉर्ट नोट आएंगे हैलोजिनेशन एल्काइलेशन एसाइलेशन, नहीं तो ऐसे पूरे चैप्टर्स में आगे कन्वर्जेंस के रीजंस हैं कि कहाँ पे नाइट्रेशन पहले, कहाँ पे हैलोजिनेशन, कहाँ पे एल्काइलेशन। बस अगर एक बार लॉजिक्स क्लियर हो गए और एक बार ना घर जाकर बस और कुछ नहीं, वो जो आपको टेबल दे रखा है +R और -R वो एक बार रीडिंग दे देना मुझे। चलो एक बार ऐसा करोगे आगे बढ़ने से पहले एक बार सिंपल मुझे लिखवा दोगे। एक तो देखो मैंने अब आपको फिर कंपाइल कर देता हूँ, यहाँ पे +R और यहाँ पे क्या था -R। क्लियर? +R रिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आते थे रिंग में, तो ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या रहता था मेरे पास नेगेटिव और मेटा पोजीशन क्या रह जाता था न्यूट्रल। क्लियर? जब ये -R था रिंग से बाहर जाता था तब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज पॉजिटिव और मेटा पोजीशन हमारे पास क्या घूमती थी यहाँ पर न्यूट्रल। क्लियर? तो अब तुम लोग बताओ ESR अटैक, अगर मैं ये सारा कंसेप्ट लिख रहा था ऑन द बेसिस ऑफ ESR तो कहाँ पे टिक लगाऊँ ESR, ये कहाँ पे प्रेफर कर देगा ये, क्योंकि नेगेटिव कहाँ पे घूम रहा ऑर्थो और पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैक कहाँ पे करता था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी ज़्यादा, तो ये दोनों प्रेफर करेंगे ESR रिएक्शन। और इस बार अब लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, मेटा पोजीशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन रिच, तो इस बार ESR विल बी प्रेफर्ड एट मेटा पोजीशन। एक एग्जांपल तो मैंने अभी क्लियर कर दिया। ऊपर +R का एग्जांपल मेरे पास क्या था हैलोजन्स,
यहाँ पे माइनस आर के लिए मेरा एग्जाम्पल क्या था, कॉमन NO2। आगे मुझे और एग्जाम्पल भी नहीं आते, तुम लोग लिखवाओगे कौन शो करता था प्लस आर इफेक्ट, कोई और एग्जाम्पल? गुड, OH, हाँ जी, और हाँ जी, SO2 मैंने कोई दिया ही नहीं, तो SO2 कैसे करेगा मुझे ये बता दे, मैं तो लिख दूंगा। तो SO2 का भी ना ऑक्टेट पूरा रहता है, डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर, 4 और 4 पूरे हो गए, इसलिए वो भी नहीं करेगा क्योंकि मैंने एक टिप दिया था लूज एसिड इन पे जाके अटैक करेंगे, ठीक है। तो OH के बाद आगे एक और लिखवाएगा, यहाँ करो NH2 जिसके पास लोन पेयर था, क्लियर, लोन पेयर के बेस पे NH2, और क्या था NHR, और क्या था NR2, क्लियर, और हाइड्रोजन X स्टार्टिंग में ही आ गया, और OH के साथ एक और मात्रा था, कौन सा, OCH3, ऑक्सी ग्रुप, क्लियर। अब माइनस आर पे आ जाओ, एक तो नाइट्रो था और हाँ जी CHO, हाँ मंथन बोला, बोल, और गुड, और हाँ कोई और भी लिखा है वो भी देख। तो देख चल अभी एक बार देख कर बोल रहे, एटलीस्ट धीरे धीरे ऐसे याद तो हो गया ना। अब पहली बार तो क्लास में मेरे साथ बोला है, ये तो आप डांट ही खाता है, बातें मत कर। तो ये CHO, COH, CONH2 और COCl, याद है सब में एक टिप था, इन सब में टिप क्या था, इन सब में कार्बोनाइल ग्रुप घूम रहा था। अभी भी अगर किसी को डाउट था करना था कैसे, याद है ये बेंजीन भी, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, कार्बन H और डबल बॉन्ड O, क्लियर। ये स्टूडेंट तो मेरा टिप ध्यान में रखा था, तो मतलब यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर नहीं है तो पक्का ये इलेक्ट्रॉन रिंग से क्या लेकर जाएगा, बाहर। पर एक स्टूडेंट लॉजिकली चला, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ये पक्का है, ये शेड पेयर इधर जाएगा, तो कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, अभी देखा नाइट्रोजन पे भी तो चार्ज पॉजिटिव था, यहाँ पे कार्बन पे चार्ज क्या रहा, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा रिंग से बाहर, ये। अब देखो पहला CHO था, अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को करना था कौन लिखते लगाए इतने, तो मुझे आगे क्रैम करने की जरूरत ही नहीं थी। आगे कौन सा था, एसिड, तो देखो मैंने H को बाहर किया, यहाँ पे OH एसिड ग्रुप आ गया। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, इस OH को बाहर, यहाँ पे कर दिया NH2 एमाइड ग्रुप आ गया। नेक्स्ट टाइम इस NH2 को फिर बाहर किया, Cl एसाइल ग्रुप आ गया। तो देखो मेरे 12th के सारे चैप्टर्स कवर हो गए इस टॉपिक के अंदर। कैसे, पहला चैप्टर हेलोल्केन्स, दूसरा चैप्टर फिनोल, तीसरा चैप्टर बेंजल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड, क्लियर, और लास्ट चैप्टर कौन सा, एनिलीन, बेंजीन पे। तुम्हारी सारी बेंजीन की बेसिक रिएक्शंस आ गई आज फिर दोबारा से, क्लियर। इन क्लॉजेस के बेस पर सारी रिएक्शंस को मूव करेंगे, क्लियर। और जिसको अभी भी याद करना मुश्किल है, बस याद रखो, अगर इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहे तो ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन रिंग से गए बाहर तो पक्का ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। मेटा पे कभी चार्ज आना ही नहीं, इसलिए पहले में ESR प्रेफर हो गया ऑर्थो पैरा, और यहाँ पे ESR प्रेफर हो गया एट मेटा। क्यों, क्योंकि इस बार ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, मेटा पोजिशन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, इसलिए यहाँ पर अटैक दिखा देंगे। अब बताओ सारे लॉजिक्स क्लियर हो गए लेक्चर्स के। इसके बाद ना एक आपको कहता था जो CBSE में कई बार क्वेश्चन आ रखा है, वो क्या कहता है आपको, जनरल CBSE में क्या, इवन कंपटीशन में ना आपको अभी भी शायद लास्ट ईयर या उससे एक आध साल पहले याद है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी, इतने साल लेकर तब मैं शायद 12th में था, 83 या 84 में हुई थी वो गैस लीकेज हमारे पास 83 में। तो 83 में जब गैस लीकेज हो गई इतने साल पहले, अब भी 2-3 साल पहले आया था पेपर में, वो गैस लीकेज किसके कारण थी, याद है वो मीथाइल आइसोसाइनेट थी गैस, क्लियर। तो पेपर में ना आपको ये जो आगे के था जनरल से क्वेश्चन थे वो आपको CBSE के पेपर में क्या यूजेस पे आ जाते हैं। तो जब यूजेस पे आ जाए और कोई यूज स्ट्राइक करे या ना करे, ये हाइड्रोजन कंपाउंड का ये ध्यान रखना, दीज आर यूज है रेफ्रिजरेंट्स, क्लियर, एज कूलेंट्स यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा कहाँ पे यूज़ करते थे, रॉकेट प्रोपेलेंट्स, और अब धीरे धीरे इनको रॉकेट प्रोपेलेंट्स से बाहर करते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि रॉकेट प्रोपेलेंट्स में कौन से कंपाउंड कॉमन थे, CFC कंपाउंड। CFC क्या था, बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, इनको ज़्यादातर यूज़ करते थे रॉकेट प्रोपेलेंट्स में। अब धीरे धीरे इनको कर दिया बाहर, क्यों कर दिया, क्योंकि दीज आर डिग्रेडिंग आवर ओजोन लेयर।
ये ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे थे। इसलिए अब धीरे धीरे हम रॉकेट प्रोपेलेंट्स कौन से पकड़ लिए, लिक्विफाइड हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस, इनको लेकर हम लोग प्रोपेलेंट्स लगे यूज़ करने और इनको कर दिया ऑब्सोलीट। वो दीज वर डिप्लीटिंग आवर ओजोन लेयर। वो आगे हम लोग ना पी ब्लॉक में करेंगे। ओजोन के पास स्टेबिलिटी नहीं थी, एक बार ओजोन जो है वो इमीडिएटली कन्वर्ट कर जाता है ऑक्सीजन में, तो ओजोन के पास स्टेबिलिटी नहीं है। मैं खुद भी अगर ओजोन को तोड़ने लगा तो हम लोग ने उसको एक ड्राइविंग फोर्स दे दिया, सारा का सारा ही टूट के ऑक्सीजन में चला गया, तो यूवी रेडिएशन हमारे पे आ गई और कुछ करे या ना करे, स्किन कैंसर और मेरी बोन्स को तो वीक करेगा। तो इसलिए उसके साइड इफेक्ट्स थे, इसलिए हम लोग इनको रिप्लेस करते गए। बड़ी बार आपके पेपर में यही आ रखा है, व्हाट डज CFC कंपाउंड स्टैंड फॉर, क्लियर। या फिर इसी के बेस में एक तुम लोग 12th क्लास में पक्का अगर स्कूलों में प्रैक्टिकल्स प्रॉपर करा रहे थे, CL4 CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको यूज़ कहाँ पे करते थे, सॉल्वेंट या फॉर क्लीजिंग ऑफ आवर ग्लास एपरेटस। जब भी ग्लास एपरेटस को ना अगर स्कूल्स अच्छे हैं आपके, तो या तो CTC या फिर दूसरा कॉमन क्या यूज़ करते हैं, एसीटोन, CA3CO इन दोनों में से एक के साथ हम लोग सारा एपरेटर रिंस कर लेते हैं, क्योंकि दीज आर गुड वाटर एब्जॉर्बेंट्स। ये सारे पानी को सिस्टम से क्या करते हैं कि बाहर मेरा एपरेटस ड्राई अप जल्दी हो जाता है, क्लियर। तो एक तो CCl4 आ गया यूज एज सॉल्वेंट, या फिर क्या था एज आवर क्लिनजिंग एपरेटस। ऐसे ही एक और आता है हमारे पास CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। इसको ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे लिया है, पेंट्स में, क्लियर, पेंट्स में। या फिर अगर कोई और नहीं स्ट्राइक करता तो लिख देना रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ कर रखा है। और क्लोरो कंपाउंड्स और फ्लोरो कंपाउंड्स कहाँ पे यूज़ कर रहे थे, और एज रॉकेट प्रोपेलेंट्स, तो जो मर्जी लिख दो। नहीं तो CH2Cl2 का सबसे बड़ा यूज़ कहाँ पे था, फॉर पेंट्स। पेंट्स में तो ये डलता ही डलता है डाइक्लोरोमीथेन, क्लियर। ये था एज अ सॉल्वेंट होता है, थिनर होता नहीं। घर में जब भी हम लोग फुट पे पेंट कराना है तो कहता ना हमें थिनर ला कर दो, थिनर बेसिकली यही था, डाइक्लोरोमीथेन, क्लियर। इसके बाद एक का यूज़ तो सबको क्लियर है, वो क्या होता था हमारे पास याद है, CHCl3। ये क्या आ गया, क्लोरोफॉर्म, क्लियर। क्लोरोफॉर्म यूज़ कहाँ पे आ गया, एनेस्थीसिया। पहले तो यहाँ पे जो आप लोग जाएंगे ना मेडिकल साइड, इसको यूज़ में कहाँ लाते थे, एज अ फॉर आवर क्लोरोफॉर्म फॉर आवर एनेस्थीसिया ऑपरेशंस के लिए। ये जनरल एनेस्थीसिया था। जनरल मीन मेरी बॉडी के सपोज ऑपरेट करना था बाजू पे, फिर यहाँ पे ऑपरेट करना था, हम लोग क्या क्लोरोफॉर्म दे देते हैं। क्लोरोफॉर्म देकर सारी की सारी बॉडी को क्या कर दिया, सबकॉन्शियस कर दिया। पर इसके साइड इफेक्ट्स बड़े थे। या फिर जब वो क्या होता था पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में, क्योंकि एक बार मुझे भी हो रखा, मेरा एक बार ऑपरेट जब बॉडी पे किया था तो ये क्लोरोफॉर्म ही दे दिया था। तो इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन बड़ी रिस्की रहती है। और रिस्की कैसे, या तो वॉमिटिंग्स, क्लियर, या आंखों में से आंसू आने, क्लियर, या फिर स्वेयर हेडेक या हाई फीवर हो जाता था। इसके साइड इफेक्ट्स बड़े थे, इसलिए धीरे धीरे इसको कर दिया डिस्कार्ड। अब हम लोग आगे ओरल एनेस्थीसिया। वो ओरल एनेस्थीसिया जस्ट एक जनरल सा क्या रहता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे सारी बॉडी के साथ लिंक है। जैसे मेरे फिर शोल्डर पे सपोज ऑपरेट करना था, या जब मेरे हाथ पे करना था, मुझे ध्यान है जब हाथ पे ऑपरेट करना था, फिर उन्होंने सारी बॉडी को नहीं किया, उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड पे वर्टिब्रे गिने जो यहाँ पर नर्व सप्लाई कर रहे थे, उन्हीं को सिर्फ सबकॉन्शियस कर दिया, उसको वो ओरल एनेस्थीसिया आ जाता है। तो धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म को हम लोगों ने अब कर दिया ऑब्सोलीट, इसको रिप्लेस करते जाना विद ओरल एनेस्थीसिया। ओरल से क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो जब मेरे हाथ में ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट करा के तुम लोग घूम फिर भी सकते हो, फिर क्योंकि हाथ पे ऑपरेट किया, इसको भी मैंने सबकॉन्शियस रखा, बाकी बॉडी पूरी होती। मुझे याद है जब मेरे हाथ पे कर रहे थे ना, तो सारी बस आंखों पे पट्टी सी कर दी थी, तो पट्टी के नीचे नज़र आ रहा था कि कुछ लगे हुए करने, तो वो ऐसे करके सारा पता रहता है उसका। क्योंकि दो बार तो मैं भी अपनी बॉडी पे ऑपरेट करा बैठा, तो एक बार जनरल हुआ था, एक बार ओरल, ये इसलिए क्लोरोफॉर्म का तो मुझे ध्यान रहता है। और दूसरा एक बार कहीं पढ़ा रहा था ना जब नया तब ये क्लोरोफॉर्म का होशियारपुर में आया था, तो वहाँ पे ना एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को क्लोरोफॉर्म की एक्स्ट्रा डोज दे दी थी, उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी। और पहली बार था नॉर्थ साइड में किसी लेडी को भी वो सजा मिली थी फांसी की, पहली हैंड टू टेल डेथ, कि जब भी लेडीज़ को देते नहीं है ये पनिशमेंट, पर उसने एक स्टूडेंट के साथ ऐसा कर दिया था। और क्या था, वो ध्यान नहीं रहा, क्लोरोफॉर्म ज़्यादा दे दी। जब क्लोरोफॉर्म ज़्यादा दे दी, दिस कैन इवन लीड टू डेथ। तो तुम लोग जब इंजीनियर करोगे ना मेडिकल, सबसे अच्छी जो ब्रांच मानते हैं मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन, वो MS एनेस्थीसिया है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर एनेस्थीसिया के बिना, MS एनेस्थीसिया के बिना ऑपरेट नहीं कर सकता। तो मेरा भाई भी डॉक्टर है ना, तो वो कहता गलती होगी ENT करके, एनेस्थीसिया करते तुम्हें कहीं पे कोई सेट करने का ज़रूरत ही नहीं,
जहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं सबके साथ कॉन्टेक्ट में रहता है एनेस्थीसिया का, वो सारी जगह घूमता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। बाकी सबको क्या है, जब भी ऑपरेट करना है तो हमें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के लिए मुझे एनेस्थीसिया वाला तो चाहिए। क्लियर? तो इतनी कहानियाँ सुना दी, कुछ तो याद रहेगा। एक इसका ना जो लास्ट सबसे मेन हमारे CBSE के या कंपटीशन के बेस पे वो एब्रीविएशन का क्वेश्चन आ रखा है। वो एब्रीविएशन का क्वेश्चन क्या आ रखा है, व्हाट डज DDT स्टैंड फॉर? क्लियर? व्हाट डज दिस DDT स्टैंड फॉर? तो DDT का ना अगर मैं भी पूरी फॉर्म लिखने बैठ गया तो इसकी फॉर्म लिखते लिखते तो मैं भी भूल जाऊँगा कि मैंने किया क्या। क्लियर? पर हम लोग इसके लॉजिक्स पकड़े। DDT का नाम तो बाद में, पहले तो बताओ DDT यूज है ना, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह आ गया, क्रॉप्स वगैरह में DDT कर दिया तो वो क्या था, क्या फॉर किलिंग जर्म्स को किल करने के लिए। क्रॉस में या घर में भी हम लोग DDT का स्प्रे करके जो हमारे घर में टर्माइट्स वगैरह आते हैं उनको किल कर सकते थे। तो इसका ना पेपर में बड़ी बार आ रखा है, व्हाट डज DDT स्टैंड फॉर, या व्हाट वर द रॉ मटीरियल यूज फॉर DDT प्रिपरेशन। इसकी ना मुझे प्रिपरेशन के लिए रिएजेंट याद नहीं रहते, मुझे स्ट्रक्चर्स जानने हैं। यहाँ पर देखो Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर भी Cl, ये कर लेना क्योंकि ये आपकी ना मेरे ख्याल NCERT ग्रुप में शायद दे रखा हो। क्लियर? पर मैंने आपको नोट्स में दे रखा है DDT का पूरा ये स्ट्रक्चर प्रिपरेशन का। और यहाँ पर मैंने अब साथ में क्या कर दिया, CH डबल बॉन्ड O, साथ में क्या था CCl3। क्लियर? इसका है नाम बताने की जरूरत, क्लोरोबेंजीन आ गए। क्लियर? यहाँ पे जो ये था ना, इसका नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ये मेरे पास क्या था, क्लोरल। तो कोई स्टूडेंट ध्यान से अगर मेरे साथ रिएक्शन कर रहा था अभी तक, या तो वाटर ऐड करता हूँ या वाटर क्या करता हूँ बाहर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन और 1 ये ऑक्सीजन, वाटर बाहर आ सकता है? हाँ जी, आ सकता है वाटर बाहर। अगर यहाँ से वाटर बाहर आ गया तो अब देखो मेरे पास जो स्ट्रक्चर रह गया घूम फिर के, बेंजीन को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इस Cl को डिस्टर्ब नहीं किया, इस बेंजीन को डिस्टर्ब नहीं किया, इस Cl को डिस्टर्ब नहीं किया। क्लियर? अब आगे मुझे भी स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है, तुम में से कोई ड्रॉ कराएगा साथ साथ। इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। हाँ जी, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और इधर से 1 ऑक्सीजन, वाटर बाहर। अगर ये बाहर कर दिए कार्बन, इस कार्बन के साथ अभी भी अवेलेबल था क्या था, 1 H, और इधर दूसरे कार्बन के साथ क्या अवेलेबल था, 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl। बन गया ये फॉर्मूला। क्लियर? तो अब किसी को देखो यहाँ पे अगर स्ट्राइक कर रहा है, इसका नाम लिखना आसान कैसे हो गया मुझे, क्या नाम था मेरे पास, DDT है ना, D, D और T। क्लोरीन कितने घूम रहे, 2, तो 2 के बेस पे डाई क्लोरो तो आ गया। आगे फिनाइल ग्रुप कितने घूम रहे हैं, 1 फिनाइल और ये डाई क्लोरो डाई फिनाइल। देखो इसलिए आप जब वो कह रहे थे श्रेया आप भी मुझसे वो पॉलीमर्स का, उसमें ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं तो पता क्या, जब मैं पढ़ाता हूँ तब तो फॉर्मूले याद करने के लॉजिक दे देता हूँ, अगर वो लेक्चर देखोगे फिर टेंशन आ जाएगी, कैसे आना ही नहीं है। ये ऐसी कपड़े पूरी रखता है, आना या वो नहीं पता, जो नहीं आना वो पक्का इसको पता आ जाते। तो डाई क्लोरो और डाई फिनाइल आ गया। अब देखो इसने साथ ही प्रिंट कर लिया, ट्राइक्लोरो इथेन घूमेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे क्या थे, 3 Cl थे और ये बेसिकली कार्बन का इथेन ही था। इथेन का मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन बाहर करके क्या अटैच किया था, डाई क्लोरो डाई फिनाइल, और बेसिकली तो ट्राइक्लोरो इथेन पे घुमा रहा था, तो डाई क्लोरो डाई फिनाइल। आगे क्या आ गया, ट्राई क्लोरो इथेन। तो आगे ना एक हमारा चैप्टर आएगा पॉलीमर्स का। तुम्हारा कंपटीशन का कोई पेपर उठा लो, हर बार आपको एक क्वेश्चन तो आता ही आता है ऑन द बेसिस ऑफ एब्रीविएशन। ज़्यादा एब्रीविएशन सबसे ज़्यादा पॉलीमर में थी, तो यहाँ पर भी कुछ एब्रीविएशन हमारे पास घूम जाती हैं, जैसे DDT आ गया, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। काफ़ी मुश्किल आप याद करना, बस लॉजिक लेकर स्ट्रक्चर बना लो। एक डाइक्लोरोबेंजीन को पकड़ा 2, और इधर मैंने किसको पकड़ा था, क्लोरल का बस फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, CH एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर क्या था, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl। क्लियर? जब पेपर में ये भी नहीं आया, आपको सिर्फ DDT आ रखा है, सिर्फ DDT, तो यहाँ से ट्राई कर देगा। आखिर में क्या था, ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, तो कार्बन कार्बन 1 Cl 2 Cl 3 Cl। क्लियर? यहाँ पे क्या था, डाई क्लोरो डाई फिनाइल,
डाइक्लोरो डाइफिनाइल, तो पक्का यहाँ पर 2 पे, तो मेरे पास क्या घूम रहा है, बेंजीन रिंग, और इन पे क्या है, क्लियर। जब ये पेपर में तो कब है, एक बार आपके CBSE में आया था, गिव सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ DDT एंड गिव इट्स यूजेस। ये बाकी किसी की कभी प्रिपरेशन नहीं है, इसकी आ रखी है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया DDT का प्रिपरेशन और साथ में इसके यूजेस के कंसेप्ट्स आ गए। इससे हमारा एक पहला चैप्टर तो पूरा एंड हो गया। कुछ समझ आया फर्स्ट चैप्टर, क्लियर। तो इसके ना आज आपको जो नोट्स भी दे रहा था, देखो सारे चैप्टर के आपको जो नोट्स मिलेंगे वो एक ही लॉजिक पे है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, अगर आज लास्ट वाला टॉपिक ही पकड़े, यही किया फिर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ही थे, है ना। और इनके नोट्स ना मैंने बड़े सोच कर बना कर दिए तुम स्टूडेंट्स को। पहले स्टार्टिंग में सारा दे रखा है नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट, उसके बाद याद है फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसी को आया ध्यान में मुझसे कौन सा मेथड पहला किया था, हेलोकेन्स बनाने का, हेलोकेन बनाने का फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल, पहला मेथड किया था फ्रॉम एल्केन्स, दूसरा एल्कीन, तीसरे में जाके अल्कोहल। तो यहाँ पे नोट्स सारे आपको प्रॉपर दे रखे हैं, क्लियर, सारे नोट्स प्रॉपर दे रखे हैं। और आगे मैं कहता था ना, यहाँ पर आपको नेम बेस सेक्शन, क्लियर, हर पता क्या, कुछ साल पहले मेरे नोट्स स्पाइरल थे, जब वो स्पाइरल थे ना उसमें से ये नेम बेस सेक्शन पेज बाहर निकालना आसान रहता था। अब ये बाइंडेड है, अब ये निकालोगे तो सारे फाड़ वाड़ कर बैठ जाओगे। तो तुम लोग चाहे पता क्या, एक आध घर जाके थोड़ा खुद भी मेहनत करो। ये नेम बेस सेक्शन मैंने यहाँ पर दिए आपको 5, सारी की सारी जो नेम बेस सेक्शन थी इस चैप्टर की। तो तुम लोग घर जाके क्या करो, इन 5-6 को एक जगह नोट कर दो, नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसकी 5-6 आ जाएगी, ऐसे आपको सारी नेम बेस सेक्शन इकट्ठी हो जाएगी। नहीं तो मैंने तुम्हारी लिए वो भी कर रखी है इकट्ठी, पर वो अभी नहीं दूंगा, अभी तुम लोग करो। दिसंबर जनवरी में अगर नहीं कर पाए तब मुझसे ले लेना और नेम बेस सेक्शन को कंपाइल कर रखिए, क्योंकि एक साल स्टूडेंट ने नेम बेस इकट्ठी कराई थी मुझसे, एक बार उन्होंने मैकेनिज्म इकट्ठी कराई है, तो मेरे पास पड़े हैं। तो तुम लोग एक बार खुद करो, ताकि कुछ लोग करोगे। किसी को है ध्यान में पहली नेम बेस सेक्शन मुझसे कौन सी की थी, फिंकरसील और स्वार्ट्स। देखो यहाँ पर भी फिंकरसील और स्वार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट सैंडमेयर और गैटरमैन, 2 रिएक्शन। उसके बाद कौन सी फोर्स रिएक्शन आ गई। सारी रिएक्शन आपको लॉजिकली मैंने यहाँ पर ऐसे कि वैसे ही दे दी, क्लियर कर लोगे अब ये रिएक्शन। और ये अभी ना बस अब यही करनी है, असाइनमेंट डिस्कस। टाइम देखने लगे हुए इतना टाइम लगे खराब चला गया वो। देखिए अभी इकट्ठे नहीं करने नोट्स, असाइनमेंट ही करनी है। नोट्स आप सबको दे दिए, नेक्स्ट क्लास शिवांश ये नेक्स्ट क्लास नोट्स ले भी आना चाहिए, ये नेक्स्ट क्लास ये डिस्कस भी करेंगे। और अब देखो संडे, अब दिन कौन सा, संडे को ये चैप्टर खत्म, असाइनमेंट भी डिस्कस हो जाएगी। तो संडे को अपना टेस्ट आ जाएगा इस चैप्टर का, हेलोकेन्स और हेलोरीन। तो पुराने टेस्ट देखो मैंने सारे चेक कर दिए, अब मेरे पास कोई नहीं रहा टेस्ट चेक करना, है ना। तो पहले मेल में डाल देते हैं, करना था टेस्ट चेक हुआ नहीं अभी। अब ये बाबा जी के चक्कर में ये होगा मुझे, टेस्ट चेक करने का टाइम हो गया, है ना। तो बाबा जी ने किया तो खूब वो। अब देखो अब इस असाइनमेंट अभी है टाइम, अभी नहीं असाइनमेंट
ऐसे लगा काम कर लो एटलीस्ट पहले दोनों बच्चों को पढ़ो। चलो नेक्स्ट टाइम ये असाइनमेंट ले आना।